जो नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है बच्चों एलिमेंट ऑफ साइंस यानी पीसीएमबी। बच्चों चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन जो चैप्टर है बच्चों एलिमेंट ऑफ साइंस का यानी पीसीएमबी का, यह चैप्टर नए ब्लूप्रिंट 2021-22 के अनुसार 3 नंबर का पूछा जा रहा है। और बच्चों सबसे अच्छी बात है कि इसमें से 3 ही ओटी पूछे जा रहे हैं। बच्चों इससे पहले इस चैप्टर को में से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें से अब की बार जो है ना आपके 3 ओटी भी पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों बहुत सारे ओटी आपके ऐसे मिलेंगे क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी नहीं। जब थ्योरी नहीं पढ़ी है तो डायरेक्टली हम ओटी पढ़ रहे हैं, है ना। तो डायरेक्टली ओटी पढ़ेंगे तो बहुत सारे ओटी ऐसे पढ़ेंगे जो आपको समझ में कम आएंगे। तो बच्चों यदि समझ में नहीं आता है तो आप लोग उसको याद कर सकते हैं, उसको याद कर लें। मतलब कहने का मेरा ये है कि उसको रट लें, कोई भी ओटी हो। समझ रहे हैं ना बात को मेरी, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो पूरे ओटी हमारे क्लियर हो जाते हैं और फिर इसके बाद उस चैप्टर से ओटी पूछे जाएँ तो हम उसको अच्छी प्रकार से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन किसमें से सिर्फ ओटी ही पूछे जा रहे हैं तो उसकी थ्योरी मैं आपको नहीं बताता, सिर्फ मैं आपको ओटी ही कराता हूँ। बहुत ही कम ऐसा प्रश्न होता है, ओटी होता है जो आपको पल्ले न पड़े, बाकी तो आपको समझ में आ ही जाता है। इससे पहले वाला चैप्टर कृषि मौसम विज्ञान जो जलवायु, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहेगा सर आपने वीडियो नहीं डाला है इस पे चैप्टर पे और आगे वाला वीडियो चैप्टर दे दिया। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, अब पुराने वाला जो वीडियो है ना उससे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर का एक क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ना मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर अब हम कहाँ से पढ़ें, तो उसको पढ़ने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और फिर भी यदि आपको नहीं मिल रहा है वीडियो तो आप चिंता ना करें, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए अगर जिन बच्चों के पास नहीं है। 72240026 और 28, इस पर मुझे हेलो भेज दीजिए आप लोग। और हेलो भेजोगे तो मैं आपको इसकी लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, जो भी वीडियो होगा आपका। क्लियर। चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में। जैव शक्ति सिद्धांत को प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट थे। ध्यान रखें, जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस ने जब जैव शक्ति सिद्धांत दिया था आपका, तो इसको फेल भी हो गया था ये बाद में। ये हमारे एक साइंटिस्ट थे होलर नामक वैज्ञानिक ने इसको फेल भी किया है। कैसे किया है वो मैं आगे बताऊंगा, और जैव शक्ति सिद्धांत क्या है ये भी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर आगे कर दूंगा। बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट। प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक बनाया गया। बच्चों ये यहीं पे फेल हो गया। देखो, प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया था। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक होता है और बर्जीलियस ने कहा था जैव शक्ति सिद्धांत में कि जो भी है आपके जो भी कार्बनिक यौगिक है ना वो हमेशा किससे बनाए जाते हैं? जो भी कार्बनिक यौगिक है ऐसे ही बनते हैं वो, कुल मिला के मतलब किसी जीव से नहीं बनाए जा सकते हैं। लेकिन होलर नामक साइंटिस्ट ने प्रयोगशाला में क्या किया था? रोनले नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि यूरिया को मनुष्य के मूत्र से प्राप्त कर लिया गया था। जब मनुष्य के मूत्र से प्राप्त कर लिया गया तो जैव शक्ति सिद्धांत वहाँ पर फेल हो गया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दैनिक जीवन में सबसे अधिक कार्बनिक यौगिकों का ही उपयोग किया जाता है। भैया हर चीज़ कार्बन है, देखो आप सब जानते हैं कि हर चीज़ में कार्बनिक यौगिक है, चाहे हम खाना खा रहे हैं या हमारे कपड़े हैं, जो भी चीज़ है सब में आपका कार्बन पाया जाता है। आप लोग चाहे दवाइयाँ हो, औषधियाँ, जो भी चीज़ हो, सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिकों का आज यूज किया जा रहा है और उपयोग करते हैं। सब लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में, हर चीज़ में कार्बन पाया जाता है। आगे हम बात करें कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का ही अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कार्बनिक रसायन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, इसमें सभी आपके कार्बनिक यौगिकों का ही स्टडी की जाती है। आगे बात करें बच्चों, 5वां है मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल का IUPAC नाम, ये IUPAC क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, बस यहाँ पे इतना याद रखिए कि मैथिल एल्कोहल का IUPAC नाम मैथेनॉल होता है। क्या है? ये विशेष याद रखना, मैथिल एल्कोहल का IUPAC नाम मैथिनॉल है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 ओटी पूछे जा रहे हैं, इनसे बाहर नहीं जाएगा, बस आप पढ़ते चलाएं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। बच्चों आगे है एसिटिक एसिड का सूत्र। जी हाँ, एसिटिक एसिड आपको जानते हैं खट्टा पदार्थ होता है ना, और इसका सूत्र होता है CH3COOH। याद रखें, CH3COOH। अब देखो भाई इसमें तो कोई समझने वाली बात है नहीं है, फॉर्मूला है तो इसको आप याद रखें। एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। क्लियर। आगे हम बात करें एलिफेटिक यौगिक की।
एलिफेटिक यौगिक खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर ये एलिफेटिक यौगिक क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एलिफेटिक यौगिक वे यौगिक होते हैं ना जो आपके खुली श्रृंखला वाले होते हैं, तथा दूसरी बात ये वसा से प्राप्त होते हैं और धुआं रहित होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आपका मीथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ये सभी आपके एलिफेटिक यौगिक हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो एलिफेटिक यौगिक होते हैं सभी खुली श्रृंखला वाले, वसा से ये बनते हैं, वसा से इनका, फैट से इनका निर्माण होता है, और ये मीथेन पे प्रोपेन ब्यूटेन आदि होते हैं। क्लियर? 8वें पॉइंट को आता है एरोमेटिक यौगिक की। बच्चों एरोमेटिक यौगिक होते हैं ये जल में घुलते नहीं हैं। बच्चों एरोमेटिक यौगिक कौन से होते हैं? ऐसे यौगिक जिनसे क्या निकलता है? धुआं निकलता है। अगर इसको जलाएंगे हम लोग तो धुआं निकलेगा, जबकि एलिफेटिक यौगिक होते हैं इनको जलाने पर धुआं नहीं निकलता है। ये भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे। और एरोमेटिक यौगिक जल में अवेलेबल, मतलब घुलते नहीं है जल में। एरोमेटिक एरोमेटिक मतलब एक तरह की खुशबू आती है, सुगंध आती है एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं उनसे। क्लियर? आगे हम बात करें CHO, समूह एल्डिहाइड को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? ये ध्यान रखें, CHO समूह एल्डिहाइड को प्रदर्शित करता है। आगे बात करें कि एलिफेटिक यौगिकों से धुआं रहित ज्वाला निकलती है। ये विशेष याद रखना इंपॉर्टेंट है आपका। एलिफेटिक, जैसे मैंने बताया था कि एलिफेटिक यौगिक मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी होते हैं ना, इनसे धुआं रहित ज्वाला, जैसे हम लोग गैस जलाते हैं, घर पे आप रोटी भी बनाते हो गैस पे, गैस चूल्हा जो होता है ना, तो क्या उसमें से धुआं निकलता है? नहीं निकलता, क्योंकि वो उसमें जो गैस भरी हुई है ना, वो कौन सी गैस होती है ये भी आप जानते होंगे, ब्यूटेन गैस होती है। LPG सिलेंडर में कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन गैस। ठीक है ना? अब ब्यूटेन गैस से जो आपका रोटी आप लोग बनाते हो ना, तो जो निकलती है ज्वाला, जो ज्वाला या आग निकलती है, वो आपकी एलिफेटिक यौगिकों से ही है वो, क्योंकि एलिफेटिक यौगिक है ब्यूटेन। सिंपल सी बात है। क्लियर? एरोमेटिक युग कैसे क्या होता है? एरोमेटिक युग से धुएं वाली ज्वाला निकलती है। जैसे मैं एरोमेटिक युग का एक उदाहरण दूं आपको। एरोमेटिक युग होता है जैसे आपका जो तेल होता है, कौन सा ऑयल मान लीजिए आप लोग, मिट्टी का तेल होता है जनरली, तो मिट्टी का तेल होता है या तारपीन का तेल होता है ना, इसमें यदि हम लोग आग लगाएं तो इसमें से धुआं निकलेगा। क्या निकलता है? धुआं वाली ज्वाला, मतलब आग लगाएं तो ज्वाला से धुआं भी इससे निकलेगा। तो वो आपके एरोमेटिक युग होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं? एरोमेटिक यौगिक होते हैं। ठीक है? प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया को होलर ने बनाया था। मैं ये चीज़ आपको पहले ही बता चुका हूँ कि होलर ने प्रयोगशाला में सबसे पहले मनुष्य के मूत्र से यूरिया बनाया गया था। क्लियर? चलिए आगे हम बात करें बच्चों। जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, क्योंकि पहली बार इससे आपके OT पूछे जा रहे हैं और इनसे बाहर नहीं जाएगा। बस आप इतना पढ़ लीजिएगा। कोई अगर OT आपको क्लियर समझ में नहीं आता है तो आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे यदि हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट है आपका घरेलू ईंधन। सब जानते हैं घरेलू ईंधन LPG जो गैस होता है ना, उसमें ब्यूटेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस रहती है उसमें? ब्यूटेन गैस। ये अभी बता चुका हूँ मैं आपको। एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता मीथेन है। ये ध्यान रखें, एलिफेटिक यौगिक होते हैं जैसे मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सभी आपके एलिफेटिक यौगिक होते हैं। और इन यौगिकों का जो जन्मदाता है वो मीथेन है, क्योंकि मीथेन जो होता है आप सब लोग जानते हैं कि मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, एथेन का C2H6 होता है, एथेन के बाद आपका प्रोपेन आता है, फिर ब्यूटेन आता है। इस तरीके सभी आपके दो दो अंक उधर बढ़ते जाते हैं। सिरके के रूप में एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, सिरका जो होता है ना आपका, इसका एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है इसके रूप में, क्योंकि खट्टा ही होता है और खट्टा का, इसकी जगह इसका भी यूज किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिक प्रकृति में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण, मतलब श्रृंखलन का गुण होता है। कार्बन देखो श्रृंखला कैसे बनाता है, जैसे C है तो इससे ये बॉन्ड के द्वारा फिर C जुड़ गया, इससे इधर जुड़ गया, H जुड़ गया। समझ में आया ना? इसमें क्या होता है? श्रृंखला बनाने का गुण होता है। किसका बनाने का? श्रृंखला बनाने का गुण कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है, इसलिए ये प्रकृति में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। आगे बात करें हम बच्चों, यदि मीथेन का सूत्र, देखिए बच्चों मीथेन का जो सूत्र होता है वो आप देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। मीथेन का जो सूत्र होता है बच्चों CH4 होता है। सब लोग जानते हैं मीथेन का सूत्र CH4 होता है। अगर मैं यहीं पे पूछता कि एथेन का सूत्र क्या होता है तो आप लोग क्या लिखते हैं? C2H6। क्या होता है? C2H6 आपका इथेन का फॉर्मूला होता है। आगे यदि हम और भी आपके जो मतलब जो कार्बनिक यौगिक हैं उनकी बात करें कि किसका कौन सा फॉर्मूला होता है, तो ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। इथेन होता है C2H6 हो गया। आगे हम प्रोपेन की बात करें तो इसको देख क्या हो जाएगा? C3H8 हो जाएगा। आगे और बात करें ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का क्या हो जाएगा आपका?
क्या हो जाएगा ब्यूटेन का, बताइए आप लोग। दो दो अंक बढ़ाते हैं, इधर एक अंक बढ़ाना है, C5H12 हो जाएगा पेंटेन का, और हेक्सेन का क्या होगा, C6H14 आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ग्लूकोज के सूत्र की बात करें बच्चों, ग्लूकोज का सूत्र जो होता है ना वो C6H12O6 होता है, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। अच्छा IUPAC का आप बात कर रहे हैं तो IUPAC का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, देख लीजिए आप लोग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये मैं आपको ओटी बता रहा था बच्चों, लगभग 19 ओटी मैंने इस चैप्टर में रखे हैं, 3 प्रश्न आपके इससे 3 ओटी पूछे जाएंगे। मुझे यहाँ तक लगता है इससे बाहर नहीं जाएगा, फिर भी बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये तो कम है, बहुत कम है, इतना तो कम हो सकता है बाहर चला जाए। तो बच्चों मुझे यहाँ तक लगता है मैंने उतना करा दिया है, फिर भी यदि आपको लगता है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं आप अपनी तरफ से, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो बच्चों वीडियो इतना ही, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो लेट आ रहे हैं थोड़ा सा, देखो नाइट को मैं वीडियो डाल पा रहा हूँ, दिन में समय नहीं मिल पाता है, तो आप जो है ना वीडियो को देखें और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें जिससे सबका भला हो सके। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, कोई भी अगर डाउट होता है, कोई समस्या होती है तो आप लोग जरूर मुझसे पूछें, और नंबर मैं आपको दे ही चुका हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। कोर्स कराने की पूरी ही कोशिश है, पूरी कोर्स आपको कराऊँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।